Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, last time we were discussing about the functions of management. Till now we have discussed about the two functions of management, that is planning and organizing. Today we will learn about the another function of management, that is direction. So let's get started. So what is directing? Directing, it is a process in which the manager instructs, guides and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goals. अब हमने मैनेजमेंट में जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जब भी मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है, यानी कि हमें पहले से पता है कि हमें क्या चाहिए। जब हम लोग ने प्लानिंग का फंक्शन किया था तो प्लानिंग में हमने क्या किया था, हमने प्लानिंग में एक गोल डिसाइड कर लिया था, एक ऑब्जेक्टिव ले लिया था और उसके अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन किया था। तो जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल्स है उनको अचीव करने के लिए मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है किसको, वर्कर्स को मैनेजर जो है इंस्ट्रक्शन देता है और उनकी परफॉर्मेंस को गाइड करता है, उसको ओवरसी करता है, जिससे ताकि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है जो हम लोग ने पहले से डिसाइड किया हुआ है वो हम लोग अचीव कर सके। क्योंकि हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें क्या चाहिए और क्या काम हम उसके लिए करेंगे, लेकिन वो काम प्रॉपर तरीके से हो इसको देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, मैनेजर लेता है। वो वर्कर्स के सारे काम को डायरेक्ट करता है, उनको एक दिशा देता है ताकि जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाएँ। फिर बात आती है, मार्शल ने एक डेफिनेशन भी दी थी डायरेक्टिंग के लिए। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द कोर्स, हम लोगों को क्या करना होगा, फिर गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइडिंग डायनामिक लीडरशिप। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, इसमें जो मार्शल ने भी वही सेम चीज़ें कहा कि जो है डायरेक्टिंग बेसिकली क्या हुआ, इसमें कोर्स डिसाइड किया गया कि आपको जो जो चीज़ें करनी है उसको अकॉर्डिंगली ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है आपके वर्कर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है डायरेक्टिंग में, और उनको एक डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है। डायनामिक क्यों है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है वो कभी सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। सिचुएशन और प्रॉब्लम्स जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए जो लीडरशिप होता है वो भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, यानी चेंज होते रहना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग में ओवरऑल आपका जो क्या निकला कि मैनेजर का क्या काम होता है डायरेक्टिंग में, कि वो जो है डायरेक्ट करता है वर्कर्स को प्री डिटरमाइंड गोल्स के थ्रू। और डायरेक्ट कैसे करेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देके, उनको गाइड करके और साथ ही साथ उनको डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइड करके। ठीक है। फिर आता है, मैनेजर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डायरेक्शन बाय डायरेक्टिंग देयर सबऑर्डिनेट्स द वे दे शुड देयर वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर एक सिग्निफिकेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन में, क्योंकि वो जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके काम को सही दिशा में लेके जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करना है, बल्कि वो काम करना है जो ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, क्यों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे हम लोग जो है काम तो मान लीजिए वर्कर्स कर ही रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कुछ गलत काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपका स्कूल नॉर्थ में है और आप साउथ की तरफ भागो तो इसका भी तो कोई मतलब नहीं है ना, तो आपको नॉर्थ की तरफ ही जाना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैनेजर क्या करेगा कि जो वर्कर्स हैं जिस प्रोसेस के थ्रू एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मिल सकता है उसी की तरफ जितने वर्कर्स का एफर्ट्स है उधर की तरफ डायरेक्ट करेगा, उधर की तरफ उसको दिशा देगा। फिर इसी में जो मार्शल ने जिन्होंने डेफिनेशन दी थी उन्होंने क्या कहा कि जो डायरेक्शन है वो हर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। जो मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम के, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उसमें पूछा जा सकता है कि किसने डायरेक्शन को हर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा है, तो आपका आंसर होगा मार्शल डायमॉक। ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये आपको प्लीज़ आप कहीं पे नोट करते हुए चलना, और जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर से जाना।
तो इसमें उन्होंने हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा था कि जैसे एक हमारे शरीर में दिल का जो काम होता है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, पंपिंग का काम करता है। तो अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा तो हमारा बॉडी सही से काम नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सेम चीज़ यही होता है डायरेक्शन के साथ भी, कि डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के हार्ट का काम करेगा, उसको एक मतलब उसको पंपिंग करेगा, सर्कुलेट करेगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट करेगा, प्रॉपर तरीके से उससे काम कराएगा, ठीक है ना, बाकी सारे पार्ट से काम कराएगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। फिर आता है फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। तो जैसे कि डायरेक्शन के जितने भी आपके फंक्शन मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी तरह से डायरेक्शन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। इट इज़ वन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ परवेसिव इन नेचर। जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि वो परवेसिव है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट के फंक्शंस परवेसिव है। परवेसिव का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, यानी कि टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट, उन तीनों पे ही वो अप्लाई होता है, ठीक है ना। जो भी डायरेक्शन का फंक्शन भी होगा वो भी तीनों लेवल पे अप्लाई होगा। और मैनेजर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और इंस्पिरेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को। यानी कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल को संभाल रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, मिडिल लेवल वाले लो लेवल मैनेजर्स को संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है डायरेक्शन में ये चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ डायरेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जैसे कि मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस होते हैं, ये चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन एक ही बार में आपको करना है कि आपने बता दिया बस आपको काम खत्म हो जाएगा। आपको उसको करते रहना होगा, आपको हमेशा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते रहने होंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे घर में पेरेंट्स, हमारे जो है टीचर्स क्या करते हैं, हमेशा हम लोगों को पुश करते रहते हैं ना कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। और हम लोग कुछ गलत करते हैं तो बार बार बताते रहते हैं कि सही करो, सही चीज़ें करो। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलता रहता है। तो जैसे वो चलता रहता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्शन का काम जो है चलता रहता है, ठीक है ना। जो हमारे मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो हमेशा अपने से जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हमेशा ही डायरेक्ट करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, ठीक है ना, गाइड करते रहेंगे। फिर इट इज़ इनिशिएटेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि हमेशा से जब भी शुरू होता है तो हमेशा टॉप लेवल से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मिडिल लेवल को जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं, मिडिल लेवल वाले लो लेवल को इंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड फॉलो टू बॉटम थ्रू हायरकी, और ऊपर से नीचे ये हायरकी के थ्रू जाता है, ठीक है। फिर सर्व डुअल पर्पस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। डुअल पर्पस क्यों है? तो पहला तो वो एक तो जो है सबऑर्डिनेट से काम करवाने का हो गया, ठीक है। इसमें आपकी जो है चीज़ें सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनसे काम करवाते हो। और दूसरा क्या होता है, जो आपके सुपीरियर्स है आप उनको फ्री कर देते हो ताकि वो लोग दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर पाए। मान लो अगर जैसे मिडिल लेवल के हैं, अगर मिडिल लेवल के लो लेवल को संभाल रहे हैं तो इससे जो टॉप लेवल वाले होंगे वो खाली रहेंगे ना, फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने से क्या होगा कि वो दूसरी प्लानिंग कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ों को देखेंगे। जो टॉप लेवल वाले हैं अगर वो फ्री हो गए, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया और ये लोग फ्री हो गए, तो क्या होगा कि मिडिल लेवल वाले ही लो लेवल को संभाल लेंगे और ये लोग अपनी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और जो मर्जर्स, एक्विजिशन जितनी चीज़ें करनी है उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे टाइम भी बचता है। डायरेक्शन का बेसिकली ये सारे जो है फीचर्स होते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्यों है? पहली बात तो इनिशिएट एक्शंस, क्योंकि सारे काम डायरेक्शन से ही शुरू होते हैं, जितने भी एक्शन। क्योंकि हम लोग प्लानिंग जो है वो सिर्फ ऑन पेपर रहती है, काम कब एक्चुअली शुरू होता है जब डायरेक्शन होना शुरू होता है, इंस्ट्रक्शंस हम लोग देना शुरू करते हैं, ठीक है ना, जो अपने सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। फिर एम्प्लॉय के जितने काम होते हैं उनको इंटीग्रेट करता है। जो डायरेक्टर का क्या काम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिया तो काम खत्म। जितने भी उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन सब के काम को जो है क्या करेगा, इंटरलिंक्ड करेगा, एक दूसरे से जोड़ेगा। फिर इन्हांस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। डायरेक्शन की वजह से ही हर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है, वो कुछ गलत कर रहा है, तो आपने उसको गाइड किया, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया प्रॉपरली, आपने उस पर ध्यान दिया, तो क्या होगा, आपने उसकी परफॉर्मेंस को आप उसको हमेशा देखते रहोगे, उसको हमेशा एनालाइज करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, ठीक है ना।
फिर ब्रिंग्स चेंज लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, क्योंकि जब भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आता है, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजन होता है, बिकॉज आप उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रहे होते हो, सोशल एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं उसमें। तो ये सारी जो जैसे कि अगर मर्जर के बाद थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है ना, एक्विजिशन में चेंज आता है ना, तो ये सारी चेंज को कोप अप करने के लिए, उसको डील करने के लिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिर आती है ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। डायरेक्शन से जो है स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि उनको क्या क्या काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होते हैं, एक बैलेंस जो है काम के बीच में बना होता है। ठीक है, तो ये जो काम होगा ये डायरेक्शन के जो है इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे मैनेजमेंट फंक्शन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो डायरेक्शन तभी होगा जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, आप गाइड कैसे करोगे? आपके लो लेवल के आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हो, तो डायरेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव लीडरशिप जो है होनी चाहिए, आप उनको सही तरीके से गाइड कर सको, उनको लीड कर सको। एक प्रॉपर सुपरविज़न होना चाहिए। ठीक है, जो वर्कर्स है आप उनको एक प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कर सको। उनके जो आपकी यूनिटी ऑफ कमांड क्यों है? क्योंकि मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर बंदे से बात ही सुननी। ऐसा नहीं है कि उसके मल्टीपल बॉसेस हैं, जैसे हम लोग ने हेनरी फॉयल के में पढ़ा था ना, उनके प्रिंसिपल्स में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि डायरेक्शन तभी ज़्यादा बेटर हो सकता है कि उसके सिद्धांत, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यानी एक बंदे को, एक वर्कर को सिर्फ एक जो है जो सुपरवाइज कर रहा है, एक ही उसके ऊपर लीडर है, ठीक है, या सुपरवाइजर है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल हैं तो उसकी वजह से वो परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, आप उसमें आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है उसमें। प्रॉपर फीडबैक आपको लेना है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है ना, कि फिर उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनका काम कर रहा है, तभी आप उनको गाइड कर पाओगे। फिर सेटिस्फैक्शन एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो आप काम कर रहे हो वो, अगर एक काम ढंग से पूरा होता है तब दूसरा काम किया जाए, तो इससे ओवरऑल जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका काम जो है ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस सारी जो रिजल्ट आ रहा है वो बेटर आएगा। फिर हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव की हारमोनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि आपने इंडिविजुअल गोल सेटिस्फाई ही नहीं किया, उसमें आप उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो, उनको जो है एक प्रॉपर पहचान नहीं मिल रही है, उनको काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, और आप चाहते हो कि वो लोग काम कर लें आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों के ही आपको ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये आपके थे प्रिंसिपल्स थे डायरेक्शन के। फिर बात आती है टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का जो काम है कैसे करते हैं एक्चुअली में, तो पहला ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे करके, बाय गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, जो हम लोग ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऑर्डर दोगे, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, तभी वो उसको फॉलो करेंगे। और फिर सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने छोड़ दिया, आपको उनको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, उनके काम को ध्यान देते रहना पड़ेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमेशा चलता रहेगा, आप ध्यान देते रहोगे, फिर जो कमी होगी फिर उनको आप बताओगे। फिर बाय फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, जो कल्चर है, आपको उसको फॉलो करना है, अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी फॉलो करवाना है। फिर बाय अंडरस्टैंडिंग सबऑर्डिनेट्स बिहेवियर, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को समझना। अब इसको आप कैसे करोगे, अब इसको समझ करके आपको 3 जो है स्टाइल अपनाना पड़ेगा डायरेक्शन का। तो पहला आता है ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज। अब ऑटोक्रेटिक से आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे बात हो रही है एक सीनियर एक जूनियर की, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ना, आप सीनियर हो तो आप सीनियर की तरह ही बिहेव करोगे, यानी कि आप उसमें क्या है, आप अपने जो सबऑर्डिनेट है आप उनको कोई भी किसी तरीके का फ्रीडम नहीं दे रहे हो अपनी तरफ से डिसीजन लेने का। आप जो है आप उनको गाइड करते हो, उनको लीड करते हो, जो आप कहते हो वो वही चीज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले ये आगे आप पढ़ोगे, आगे जो है इस तरह की मैनेजमेंट में ये एक आपका एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक मॉडल में आप
आगे पढ़ोगे कि ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने उसको एक लीडरशिप का फॉर्म हुआ ये कि आपने क्या किया, आप उसको कोई भी तरीके का फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आप अपने सबऑर्डिनेट को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आज पार्टिसिपेटिव में अब इससे वर्ड से ही पता चल रहा है, वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। पार्टिसिपेटिव यानी कि पार्टिसिपेशन में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन में ये चीज़ें की जाती हैं। अब उनके अगर आप ये देखोगे कि अगर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप उस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप उनको डायरेक्शन दोगे। अगर आपको ये लगता है कि वो बात नहीं सुन सकते, उनको थोड़े लेजी हैं या ध्यान नहीं दे सकते, तब ऑटोक्रेटिक करोगे, क्योंकि डिसीजन आप अपने हाथ में रखोगे, ठीक है। फिर आता है फ्री रेन यानी कि उनको खुला छोड़ देना एक तरह से, ठीक है। फ्री से समझ में आ रहा है ना, और रेन का मतलब क्या, सीखना, लर्न करना। तो आप क्या कर रहे हो, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया, आपने उनको दे दिया, एक प्रॉब्लम उनके सामने रख दी, उनको कह दिया कि अब वो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करेंगे अपनी एक टीम बना करके, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, उनकी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट कर रहे हो, उनको इनोवेशन करने के लिए, अपने आइडियाज़ को यूज़ करने के लिए फ्री कर दियो, ठीक है। आपका उसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होगी। तो बेसिकली डायरेक्शन इस तरह से आपका होता है, ठीक है। इसमें ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। बेसिकली अभी तो इसमें दिया गया लीडरशिप फॉर्म में, आगे आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। फिर आते हैं मॉडल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये जो है आपका दिया था इन्होंने, कीथ डेविस ने, ये आप नाम याद कर लो, नोट करके रख लो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल या डायरेक्टिंग का बिहेवियर किसने दिया था, कीथ डेविस ने। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, पहला दिया था ऑटोक्रेटिक मॉडल। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, डिसीजन जो है मैनेजर लेता है और देयर इज नो रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं होता, वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। फिर कस्टडियल मॉडल आता है। कस्टडी से आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पेरेंट्स के पास हमारी कस्टडी होती है तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स हम लोग का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। पेरेंटल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, उनकी डिसीजन भी हम लोग के लिए मायने रखते हैं, वही हम लोग के लिए डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। इसी तरह से मैनेजमेंट जो है डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, यानी वो उनको एक पेरेंटल ट्रीटमेंट देते हैं। कस्टडियल, ठीक है ना। आप कस्टडी से आप उसको याद रखोगे कि कस्टडी की बात आ रही है तो यानी कि यहाँ पेरेंटल ट्रीटमेंट की बात आ रही है। फिर आती है सपोर्टिव यानी पार्टिसिपेटिव, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन सपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज जो है सपोर्ट कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होकर के, ठीक है, पार्टिसिपेट करके, ठीक है। डायरेक्टिंग के फंक्शन में सारे काम में जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। फिर कलेजियल मॉडल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे टीम कंसेप्ट की बात हो रही है। जैसे हम लोग ने फ्री रेंज में पढ़ा था, हम लोग ने उनको छोड़ दिया, वो अपनी तरफ से सारे प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहे हैं और हम लोग उस पर अपने कहीं ना कहीं हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके मॉडल्स हो गए। ऑटोक्रेटिक जिसमें सारे मैनेजर्स जो डिसीजन मैनेजर्स लेता है। कस्टडियल मॉडल जिसमें मैनेजर्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा एम्प्लॉयज़ के लिए। सपोर्टिव मॉडल जिसमें दोनों का रोल होता है, यानी कि मैनेजमेंट का भी रोल होता है और एम्प्लॉयज़ का भी रोल होता है। और कॉलेजियल मॉडल जिसमें कि सिर्फ टीम कंसेप्ट होता है, यानी कि यहाँ पे आपके टॉप मैनेजर का कम रोल रहेगा, इसमें जो है टीम पे आप छोड़ देते हो सारे डिसीजंस खुद से लेने के लिए और सारी चीज़ें प्रॉब्लम खुद के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए। अब मैनेजमेंट मॉडल की बात करते हैं, तो आप ये देखना याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल या डायरेक्टिंग का मॉडल कीथ डेविस ने दिया था और मैनेजमेंट का मॉडल जो दिया था माइल्स ने दिया था। इन्होंने 3 जो है मॉडल मैनेजमेंट के दिए थे, जिसमें क्या था, ट्रेडिशनल मॉडल जिसके हिसाब से नो वन लाइक्स टू वर्क, किसी को काम करना पसंद नहीं होता, ओनली अ फ्यू आर क्रिएटिव, सिर्फ कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, और मैनेजर शुड कंट्रोल एंड सुपरवाइज हिज सबऑर्डिनेट। तो इसीलिए मतलब क्या हुआ कि लोग आलसी होते हैं, लोग काम नहीं करना चाहते, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, जिनके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, या जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, सही गलत के बीच में पता रहता है। तो यहाँ मैनेजर का क्या काम है कि मैनेजर कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है अपने सबऑर्डिनेट को।
ये ट्रेडिशनल मॉडल है, यानी पहले ऐसी सोच आई थी, ठीक है ना, पहले ऐसा लोग सोचते थे। फिर क्या हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर ह्यूमन रिलेशन मॉडल आया। तो इसमें क्या हुआ, पीपल वांट टू फील यूजफुल और इम्पोर्टेंट। फिर लोग अपने आप को यूजफुल और इम्पोर्टेंट जो है मतलब महसूस करना चाहते थे। तो इसीलिए मैनेजर शुड कीप हिज एम्प्लॉय वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिसन देम। तो यहाँ पे मैनेजर का क्या काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो इन्फॉर्म रखे और लिसन देम, उनको सुने। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ना पार्टिसिपेटिव यानी कि सपोर्टिव मॉडल, तो सेम कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ कि मतलब क्या है कि लोगों को अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना, अपने आप को ज़रूरी समझना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। जब आपके भी मान लीजिए आपके कहीं पे डिसीजंस या लिए जाते हैं या आपकी चीज़ों को सुना जाता है, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करते हो ना किसी भी डिसीजन में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ, लोगों को मतलब वर्कर्स को सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो मैनेजर को क्या करना था कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से इन्फॉर्म रखना था, उनकी बातें सुननी थी, यानी कि उनको सपोर्ट, उनको भी पार्टिसिपेट करवा रहे कहीं ना कहीं, ये उनके साथ एक अच्छा रिलेशन लेके चल रहे हैं। फिर तीसरा मॉडल की बात आती है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मॉडल आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या हुआ, मतलब हुआ कि यहाँ पे उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स समझा जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जैसे कि पैसे इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितनी चीज़ें हमारे इनपुट्स लगते हैं, जैसे बाकी सारे इनपुट इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे लेबर का, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स का। पीपल आर नेचुरली क्रिएटिव, इसके हिसाब से जो पीपल है, जो लोग होते हैं वो हमेशा से क्रिएटिव ही होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, और सेल्फ कंट्रोल होते हैं, वो अपने आप को गलत करने से रोक सकते हैं। और मैनेजर शुड टैप द इनर पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज एंड मेक यूज ऑफ इट। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड में तो लगता था कि नहीं, कुछ लोग कुछ जानते ही नहीं, कुछ ही लोग कुछ जानते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मॉडल क्या मानता था कि सबके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये लोग क्रिएटिव होते हैं, नेचुरली क्रिएटिव होते हैं। अब इसमें मैनेजर का रोल होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की इनर पोटेंशियल को, यानी उनके गुणों को, उनकी मतलब हम लोग आके पढ़ेंगे ना पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में। तो ये जो है ना, इसमें एम्प्लॉयज़ पता मतलब आपके मैनेजर्स पता लगाते हैं कि आप किस काम को अच्छे से कर सकते हो, और उस अकॉर्डिंगली वो आपकी मतलब आपके लिए प्लानिंग करते हैं कि आपको किस काम में इन्वॉल्व किया जाए, आपका वहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉडल में ये सारी चीज़ें थी। यानी ट्रेडिशनल मेथड मॉडल में जिसमें आपको मैनेजर ही लीड कर रहा है, क्योंकि आप उनके हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, क्रिएटिव कम हो। और ह्यूमन रिलेशन में आपको इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए मैनेजर आपको इन्वॉल्व कर रहा है, और ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजर आप पे विश्वास कर रहा है और आपको काम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फ्री रेंज जैसा ही हो गया, यहाँ पे टीम कंसेप्ट हो जाता है, लोगों को खुद काम करने को दे दिया जाता है, ये पार्टिसिपेटिव जैसा हो गया, और ये जो है आपका ऑटोक्रेटिक जैसा हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अच्छा आप इसको आराम से एक दूसरे से लिंक कर सकते हो और इसको अच्छे से याद कर सकते हो, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी। तो ये ओवरऑल जो है आपका तीनों मॉडल थे, ये जो तीनों मॉडल थे मैनेजमेंट के, जिसमें ट्रेडिशन, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स आता है। डायरेक्टिंग के मॉडल्स में हमने 4 पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव और कॉलेजियल, जिसको कीथ डेविस ने दिया था। हमने टेक्निक्स पढ़ी डायरेक्शन की, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लाइन बताई थी कि मार्शल डेमॉक ने कहा था कि डायरेक्शन जो है हार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये आज की क्लास के लिए आपके लिए था डायरेक्शन के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट जो है हमारी क्लास में पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के बारे में, अगले फंक्शन के बारे में मैनेजमेंट के। और आप ये याद रखते हैं, ये जो है हम लोग जो फंक्शन जितने पढ़ रहे हैं ये हेनरी फॉल के फंक्शन है। स्टाफिंग इस फंक्शन में क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो ओवरऑल HRM पढ़ रहे हैं वो स्टाफिंग का ही एक पार्ट हो, वो स्टाफिंग ही तो है ना। तो इसमें हम लोग स्टाफिंग के बारे में इस तरह से नहीं पढ़ रहे, हम लोग ओवरऑल जो है ये स्टाफिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी का ही ये पार्ट हो गया। तो भी डायरेक्टिंग हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे कंट्रोलिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जो हाँ एक चीज़ और कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अपने जो है फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बिकॉज फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।